बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो क्या है फिर से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक जो कि है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में हम बात करेंगे कि थैलेसीमिया क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो ये हमारा एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हम ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं जो हमारा था हीमोफीलिया। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है थैलेसीमिया। अब हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि थैलेसीमिया क्या होता है, कैसे होता है और ये बेबी को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि थैलेसीमिया क्या होता है। तो थैलेसीमिया जैसे मैंने आपको बताया कि एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि हमारा इसका दूसरा नाम होता है थैलेसीमिया का कूलेज एनीमिया। कूलेज मतलब होता है कैरियर। ये एक एनीमिया की तरह का भी होता है जो कैरियर की तरह मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाता है। तो थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो ये एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है। हेरिडिटी डिसऑर्डर मतलब कि जो माता पिता से बच्चों में जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे उसका लेवल कम हो जाता है। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन क्या है, तो हमें पता है हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का एक कंपोनेंट होता है। जो कि हीमोग्लोबिन में मेनली मेरे 2 टाइप्स के चैन्स होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो जब उनके नंबर्स रिड्यूस हो जाते हैं, उनके चैन जो है उनका अमाउंट जो है डिक्रीज़ हो जाता है, तो उसे हम थैलेसीमिया बोलते हैं। तो थैलेसीमिया यहाँ क्या दिया गया, थैलेसीमिया इज़ एन inherited blood disorder in which the body produce an abnormal form of hemoglobin which result in excessive destruction of red blood cells and further lead to anemia। अब हमें पता है कि थैलेसीमिया में क्या होगा, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया एक हमारा इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो हीमोग्लोबिन के नंबर को जो है एबनॉर्मल फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से अब कोई भी हमें पता है कि हर एक चीज़ की लाइफ स्पैन है हमारी बॉडी में। तो आरबीएस का भी एक लाइफ स्पैन होता है, हीमोग्लोबिन का भी। तो अगर उनके जो स्ट्रक्चर है, उनका फॉर्म है, अगर वो अलग बन रहा है, एबनॉर्मल बन रहा है, तो उससे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होगा हमारे आरबीसी का। और उसकी वजह से जब आरबीसी के नंबर कम हो जाएंगे तो जो बेबी होगा उसे एनीमिया होगा। तो ये था हमारा थैलेसीमिया क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी की। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि थैलेसीमिया के 2 और नाम होते हैं, मेडिटेरेनियन एनीमिया और कूलेज एनीमिया। ये दोनों थैलेसीमिया के नाम हैं जो कि एनीमिया है। थैलेसीमिया क्या था, एक हेरिडिटरी का हीमोलाइटिक डिसऑर्डर था जिसमें रिडक्शन होने लगती है हमारी हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में। अब अगर इसके हम एटियोलॉजी की बात करें तो इसका क्या एटियोलॉजी हो सकता है, आप कैसे समझेंगे। तो हमें पता है कि अगर जो हमारा डीएनए है उसके सेल में कोई भी म्यूटेशन हो रहा है तो जो म्यूटेशन होगा वो प्रोड्यूस करेगा हीमोग्लोबिन के एबनॉर्मेलिटी को, तो उसकी वजह से हो सकता है। ये सेकंड कॉज हमारा होता है इनहेरिटेंस, मतलब हमारे पेरेंट्स से आता है। मेनली ये हेरिडिटी रिलेटेड ही डिसऑर्डर है। तो ये तो इसकी एटियोलॉजी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्लिनिकल सबसे पहले एक चीज़ मैंने इस पीपीटी में मेंशन नहीं किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने बात की कि थैलेसीमिया में अल्फ़ा हमारे और बीटा 2 टाइप के हमारे थैलेसीमिया हो सकते हैं 2 की कमी से। तो हमारा अगर हम बात करें, यहाँ ही हम देख लेते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे हमारा मान लीजिए कि ये आपका पूरा एक बॉक्स है जो कि हीमोग्लोबिन का है। तो इसमें हमारे मान लीजिए ये अल्फ़ा है दोनों और ये हमारे बीटा हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल प्रोसेस। अब जो अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा उसमें जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा बॉक्स है, तो यहाँ पे अल्फ़ा थैलेसीमिया अब्सेंट है और बीटा थैलेसीमिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये है अल्फ़ा थैलेसीमिया। तो इसमें जो है जो बीटा थैलेसीमिया है ये अल्फ़ा की भी जगह को कवर कर लेते हैं। जो बीटा चैन्स हैं ये अल्फ़ा की चैन को भी कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए ये हमारा माइनर थैलेसीमिया होता है। मतलब इसमें हमें कोई भी सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये वाला हमारा एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक है। जबकि ये हमारा एक नॉर्मल था, नॉर्मल चैन थी हीमोग्लोबिन के हमारे, और ये हमारा एबनॉर्मल चैन है।
तो होप आपको समझ आया हो कि अल्फ़ा और बीटा क्या है थैलेसीमिया। जब अल्फ़ा का नंबर जो है वो नहीं अब्सेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा थैलेसीमिया इसको बोलना है मेनली। अगर यहाँ पे बीटा का हमारा कम होगा तो ये जो अल्फ़ा थैलेसीमिया है ये हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें बीटा थैलेसीमिया की, अब अगर हम बात करें बीटा थैलेसीमिया की, तो ये मान लीजिए आपका एक नॉर्मल है जिसमें 2 अल्फ़ा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा हमारा कि बीटा वाले एब्सेंट होंगे, अल्फ़ा वाले तो प्रेजेंट होंगे और बीटा वाले एब्सेंट होंगे। बट यहाँ अल्फ़ा के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो बीटा को रिप्लेस कर पाए। तो इस वजह से जो बीटा वाला हमारा थैलेसीमिया होता है इसमें हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये सिम्टोमेटिक होता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे सिम्टम्स जो हैं तो वो हमें देखने को मिलेंगे, जबकि हमारा अल्फ़ा में नहीं देखने को मिल रहे थे। तो ये हमारा मेजर टाइप का भी थैलेसीमिया इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा जो है ये है मेजर टाइप का थैलेसीमिया। वैसे आप अगर चेन्स के बेसिस पर डिवाइड करें तो 2 टाइप्स के आपके थैलेसीमिया होंगे, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। लेकिन अगर इन्हें हम अलग तरह से क्लासीफाई करते हैं तो इनके 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। होप आपको ये चीज़ समझ आई कि अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया क्या है। अल्फ़ा चैन की कमी, हीमोग्लोबिन हमारे 2 चैन से बने होते हैं, 4 उनमें अल्फ़ा चैन्स होते हैं और 2 बीटा चैन्स होते हैं। तो अल्फ़ा चैन की कमी मतलब कि अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चैन की डिफिशियंसी मतलब बीटा थैलेसीमिया। अब इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग क्लासिफिकेशन, इसके 3 क्लासिफिकेशन हमारी बुक में दी है। तो इसके होते हैं हमारे थैलेसीमिया का 3 टाइप्स दिया है हमें, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको कर देती हूँ। यहाँ टाइप्स की अगर हम बात करें कि कितने टाइप्स के हमारे थैलेसीमिया है, तो फर्स्ट वन हमारा है मेजर थैलेसीमिया। सेकंड हमारा है इंटरमीडिया, लास्ट वन जो हमारा है वो है माइनर थैलेसीमिया। माइनर वाला कौन सा था हमारा, माइनर को हमने क्या नाम दिया था, अल्फ़ा थैलेसीमिया। हम इसको अल्फ़ा थैलेसीमिया भी लिख सकते हैं। ये अल्फ़ा वाला है और ये बीटा वाला है, ये मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलता है। इंटरमीडिएट की बात करें तो ये भी एक बीटा चेन सिंथेसिस की वजह से होता है, जिसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों में से मतलब किसी का भी, ये इसमें अल्फ़ा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है, मतलब दोनों की कमी से। तो हमारे मेनली 3 टाइप्स के हमारे होते हैं थैलेसीमिया। और कौन कौन से चैन की डिफिशियंसी होगी, अल्फ़ा की और बीटा की। अल्फ़ा वाले होंगे तो उनकी जगह बीटा कवर कर लेगा, इसलिए उनमें सिम्टम्स देखने को हमें नहीं मिलेंगे प्रॉपरली। बट जो बीटा वाला है उसमें हमें मेजरली सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो जो बर्थ के बाद अगर हम बात करें बेबी की, तो बर्थ के बाद तुरंत तो हमें उसमें कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे कि हमें उसके अंदर तुरंत ही कोई सिम्टम्स देखने को मिले। बट आफ्टर 6 मंथ हमें उसमें ग्रोथ डिले में देखने को मिलता है। जो उनकी माइलस्टोन होती है उनमें प्रॉपरली नहीं दिखती है। तो फर्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी एनीमिया, क्योंकि साइन ऑफ एनीमिया हमको इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ पे हमारा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, आरबीएस डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो वहाँ पे जो फीवर होगा बच्चे को, उसकी फीडिंग में भी प्रॉब्लम होगी और एनीमिया के साइन हमको देखने को मिलेंगे। सेकंड साइन हमें फटीग देखने को मिलेगा बच्चे में, क्योंकि जो सर्कुलेशन था उसके अंदर वो डिक्रीज़ हो गया है और डिक्रीज़ होने की वजह से उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी, जो नीड थी, उस हिसाब से वो कंप्लीट नहीं हो रही है। पेलर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी की जो प्रोडक्शन थी वो कम है, तो उसकी जो बॉडी है वो एलोइश दिखेगी, थोड़ी इरिटेबिलिटी होगी बच्चे में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं है। एनीमिया भी उसको हो रखा है। एनोरेक्सिया क्या होता है, उसे भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिम्टम्स की, तो आप याद रख सकते हैं एनीमिया, फटीग, पेलर एंड इरिटेबिलिटी एंड एनोरेक्सिया। ये सारे हमारे बेसिक सिम्टम्स हैं जो आपको आफ्टर बर्थ तुरंत देखने को नहीं मिलेंगे। ये 6 महीने बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें
डायग्नोसिस की, तो जैसे हमने बताया कि क्योंकि ये एक हेरिटेड डिसऑर्डर है और इसमें हमारा जो हमारा हीमोग्लोबिन की नंबर्स हैं उनके चैन्स उनकी संख्या कम हो रही है, तो डायग्नोस करने के लिए यहाँ हम CBC भी कर सकते हैं, आयरन स्टडी कर सकते हैं, स्केलेटल सर्वे, ECG और HLA टाइपिंग, ये सारे डायग्नोसिस करके हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थैलेसीमिया को। अब थैलेसीमिया को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर हम बात करेंगे थैलेसीमिया को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि हो ही ना, तो इसके क्योंकि ये पेरेंट्स से जा रहा है तो इसके लिए हम यही मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जो 2 कैरियर्स हों पेशेंट, उनकी आपस में शादी ना हो। जैसे कि जो मदर है, मान लीजिए ये A मदर है और B फादर है, जब दोनों ही कैरियर होंगे, ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है, तो बच्चों में 50% चांसेस होंगे डिसीज़ होने के। बट अगर इनमें से एक नहीं है, अफेक्टेड नहीं है, तो ये चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें इनके जो, अगर हम थैलेसीमिया को रिड्यूस करना चाहते हैं इसके नंबर्स को, तो हम अगर हमारे फैमिली बैकग्राउंड में किसी को भी ऑलरेडी थैलेसीमिया था, तो हम जिससे भी हमारी मैरिड हो रही है उसको एक बार हम उसके डायग्नोस कर लें, ब्लड डायग्नोसिस करवा के हम आइडेंटिफाई कर लें, ताकि हमें फ्यूचर में उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना देखने को मिले। अब चलिए आगे हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मान लीजिए आपको थैलेसीमिया हो गया, अब आप इसे मैनेज कैसे करेंगे, तो मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे कि स्पेक्टॉमी एक इसकी सर्जरी होती है, जो मेनली एक प्रोसीजर है जो मेनली थैलेसीमिया पेशेंट में किया जाता है। ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू भी इसे हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे RBC की अमाउंट जो है वो कम हो रहा है, तो ट्रांसफ्यूज़न में हम जो जिस भी सेल की कमी हो रही है, जैसे कि RBC की यहाँ कमी हो रही है, तो हम उसे ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी हम कर सकते हैं, ताकि जो थैलेसीमिया, क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन कहाँ होता है RBC का, हमारा बोन मैरो में, तो अगर बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन हम कर रहे हैं तो वहाँ पे आराम से ये बनेंगी और हमें डोनर की नीड नहीं होगी। और डाइट भी हम मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि हम उसे अच्छे विटामिन दें, फॉलिक एसिड दें, अल्फ़ा चैन से रिलेटेड जो भी अल्फ़ा या बीटा से रिलेटेड या आयरन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएं। तो ये हमारा था मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें हम सपोर्टिव के मैनेजमेंट के टाइप में भी दे सकते हैं, जैसे कि हम वैक्सीनेशन दे दें ऐसे डिसीज़ से जिससे वो ईजिली अफेक्टेड हो रहा है, एज लाइक हेपेटाइटिस बी, ताकि उसे हम बार बार किसी भी ट्रांसफ्यूज़न करेंगे तो उसे हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस ना हो। इमोशनल सपोर्ट हम करेंगे पेशेंट को। अब बात करें अगर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो हमें पता है पेशेंट को जो है फीवर हो रहा है तो हम एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीहिस्टामिन्स देंगे, चिलैटिंग एजेंट देंगे एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड विटामिन्स के टैबलेट्स भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर अब हम बात करें इसके मेनली कॉम्प्लिकेशंस इससे क्या हो सकते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम जो पेशेंट है उसमें RBC की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन की, तो उसकी वजह से उसमें प्रॉपरली जो हमारे ऑक्सीजन था वो नहीं पहुंच पा रहा है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके जो स्केलेटल्स हैं, उसके जो स्केलेटल सिस्टम है वो पूरा ही हमारा वीक होता चला जाता है। जो पेशेंट होता है उसमें बार बार बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। ये सारे इसके बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, जो कि हमें देखने को मिलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। होप आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं। थैलेसीमिया क्या था, इसके टाइप्स क्या थे, ये क्यों हो रहा था और इसके हम मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।